बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटे हमने नया यूनिट शुरू करना है जो कि है रिप्रोडक्शन का। चले उसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेन जो चीजें होती हैं बेटा वो तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फिर इसमें कुछ स्पर्म डक्ट्स आ जाती हैं और फिर जो है बेटा वो इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है ना, यहां पर तीसरी चीज जो है यहां पर क्या होते हैं वो ग्लैंड्स हैं। ठीक है, जिनकी डिस्क्रिप्शन थ्योरी में तो नहीं है बट वो डायग्राम में उनके नेम्स अवेलेबल है, आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत हावना होना जरूरी है। तो बेटा ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है ये वो पार्ट होते हैं जो बॉडी से बाहर पाए जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर जो है वो आप जानते हो कि सबसे पहली जो चीज होगी बेटा वो होंगे पेयर्ड टेस्टिस। ये होंगे नंबर 2 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बेटा वो पेनिस जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। ये सेकंड पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। अब अगर हम डक्ट्स की बात करें, डक्ट्स की अगर हम बात करें तो बेटे बहुत सारी डक्ट्स इसके अंदर होती हैं। फर्स्ट वन इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि टेस्टिस के अंदर होती हैं। वेजा एफरेंशिया, एपिडिडाइम, आप ये देख सकते हो। कुछ मैं आपको इसी डायग्राम के अंदर दिखा देता हूं, कुछ मैं आपको भी डायग्राम ड्रॉ करूंगा उसके अंदर आपको डिस्क्राइब करूंगा। ये देख सकते हैं एपिडिडाइमस, ये बिल्कुल टेस्टिस के ऊपर जो है बेटा ये पाई जाती है एपिडिडाइमस। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी बेटा यहां पर, ये मैं लेबलिंग जो है बेटा वो उसकी मेंशन कर देता हूं। ये देखें वैस डेफरेंस, ये स्पर्म डक्ट होती है। ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रही है, दिस विल बी अ स्पर्म डक्ट। इसी तरह अगर आप ग्लैंड की बात करेंगे तो बेटा सबसे पहला ग्लैंड होता है सेमिनल वेजिकल। ये आपको ग्लैंड दिखाई दे रहा है, दिस इज द सेमिनल वेजिकल। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो है बेटा वो यहां पर एक और ग्लैंड पाया जाता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तीसरा जो ग्लैंड होता है वो होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको आप कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हो। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, ये बेटा मैं सारे के सारे नाम भी लिखूंगा, साथ साथ उनके फंक्शंस भी आपको डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे स्पर्म प्रोडक्शन इसके अंदर कैसे होते हैं। देखें, देखो बेटा एक टेस्टी अगर मैं ड्रॉ करूं, से जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक टेस्टी है, इसके सराउंडिंग में एक स्किन जो है बेटा वो पाई जाती है, स्किन होती है। इस स्किन को जो है बेटा वो कहा जाता है स्क्रोटम। क्या कहा जाएगा? स्क्रोटम कहा जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह बेटा अगर आप इसकी बात करें ना तो इसके अंदर जो है बेटा वो लोब्स होती हैं, ऐसे ऐसे लोब्स होती हैं। एक टेस्टी के अंदर 2 से 3 लोब्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड लोब्स। ऐसे लोब्स होती हैं। अच्छा, इन लोब्स के अंदर जो है बेटा इन लोब्स के अंदर ना ऐसे एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है। ठीक है ना, ऐसे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होती है। ऐसे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स पाई जाती हैं। दीज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है बेटा वो कहा जाता है। एक लोब के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है बेटा वो पाई जाती है। दीज आर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। अच्छा, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स हैं बेटे इसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। इसके अंदर जो हैं वो 2 तरह के सेल हैं। ऐसे देखिए 2 तरह के सेल हैं। ये जो ये वाला सेल है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको लेबल कर रहा हूं, इस सेल्स को कहा जाता है बेटा जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल बेसिकली स्पर्म मदर सेल है, स्पर्म मदर सेल। ठीक हो गया, ये स्पर्म मदर सेल है। अच्छा, इसी तरह जो है बेटा एक और सेल होता है इसके अंदर,
इसी के साथ इसको कहा जाता है बेटे सर्टोली सेल। कौन सा सेल है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को नर्सिंग सेल भी कहा जाता है, नर्सिंग सेल। ये आपने याद रखनी है बात। इसी तरह दो सेमिनिफेरस ट्यूब्स के इन बिटवीन, टू सेमिनिफेरस ट्यूब्स के बिल्कुल इन बिटवीन, यहां पर या यहां पर आप इसको लेबल कर लें, जहां पर आप करना चाहें लेबल करें। यहां पर जो है बेटा वो सेल्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दो सेल्स के दरमियान में जो जगह होती है, ये वाली जो जगह होती है ना दो सेल्स के दरमियान में, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। ठीक है ना, दिस विल कॉल द इंटरस्टिशियल स्पेस। बात समझ आ गई आपको? तो इसी तरह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में, इनके सेल्स के दरमियान में जो सेल होते हैं, इनको बेटा कहा जाता है इंटरस्टिशियल। इसको जो है बेटा वो कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है ना, और दिस इज आल्सो कॉल्ड लेडिंग सेल्स। है ना, लेडिंग साइंटिस्ट का नाम था। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं बेटा, ये टेस्टोस्टेरोन पैदा करते हैं। ये इन बिटवीन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये पाए जाते हैं। ये सारी बातें आपने याद रखनी है कि बेटा एक टेस्टी के अंदर 2 से 3 लोब्स होती हैं, उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल एंड सर्टोली सेल्स। इसी तरह इनके दरमियान में इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी लेबलिंग थी, जो है दोबारा डायग्राम ड्रॉ करता हूं, फिर इसके अगले पार्ट्स जो है बेटा वो मैं आपको मेंशन कर देता हूं। देखिए अब देखें, जैसे मैंने कहा कि जनाब ये एक टेस्टी है, ठीक है ना, ये एक टेस्टी है और एक टेस्टी के अंदर ये लोब है, एक लोब, ये दूसरी लोब। ठीक हो गया? अच्छा, इनके अंदर जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जनाब ऐसे जो है वो इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये। अच्छा, अब इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर कुछ यूं होता है कि यहां एक कॉन्वोलेटेड ट्यूब होती है, ये हाईली कॉन्वोलेटेड पार्ट होता है ऐसे। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है जी, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर लाई करेगा। अच्छा, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये वाला जो बिल्कुल टेस्टी के ऊपर कैप की तरह मौजूद है, अच्छा, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एपिडिडाइमस। ये हाईली कन्वोलेटेड पार्ट होता है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है जहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है एपिडिडाइमस में एंटर हो गया, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पम बन के जहां पर एपिडिडाइमस में एंटर होंगे, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कहलाता है वैस एफरेंस, या इसको वैजा एफ्रेंशिया भी कहा जाता है। वैजा एफ्रेंशिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बन के जब एपिडिडाइमस में जाते हैं तो वो वैजा एफ्रेंशिया से गुजरते हैं। और ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये कहलाता है वैस डेफरेंस, वैस डेफरेंस, और इसको वैजा जो है बेटा वो डिफरेंशिया भी कहा जाता है, वैजा डिफरेंशिया भी कहा जाता है। ये इसके बेसिक पार्ट होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपको थोड़ा सा मैं इसको समराइज करके देता हूं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि बेटे इसके अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जिसके 2 पार्ट हैं। ठीक है ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक जो चीज थी बेटे वो मैंने आपको बताई कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो टेस्टिस आ गया और दूसरा बेटे जो है वो पिनस आ जाता है। अच्छा, फिर नंबर 2 मैंने आपको बताया स्पर्म डक्ट्स के बारे में। स्पर्म डक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं,
इसी तरह इसमें वैजा एफ्रेंशिया आ जाता है, इसी तरह इसमें वैजा डिफरेंशिया आ जाता है, एक रह गई इसमें एपिडिडाइमस, ये भी इसी में शामिल है। ये 4 डक्ट्स होती हैं इसके अंदर। इसी तरह ग्लैंड से होते हैं बेटा, वो 3 तरह के ग्लैंड है। सबसे पहला जो ग्लैंड होता है उसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। दूसरा जो ग्लैंड होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तीसरा जो ग्लैंड होता है बेटा उसको कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल। ये डायग्राम में मेंशन है, नाम मेंशन है, तो इनका आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड भी जो है बेटा वो कहा जाता है। ये थोड़ा सा मैंने इसको समराइज किया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। देखो बेटे, ये सिंगल है, ये भी पेयर होता है और ये भी पेयर होता है। ये एक साइड एक टेस्टी में होता है, दूसरा साइड दूसरी टेस्टी में होता है। इसके हवाले से, बस डक्ट्स के हवाले से आपने ये याद रखना है। सिंगल जो है वो प्रोस्टेट है, बाकी दोनों पेयर्स के अंदर पाए जाते हैं ये ग्लैंड्स, ठीक है ना। ये बात भी आपने याद रखनी है। अब स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होती है, ये बातें जो है बेटा वो अब हमने अंडरस्टैंड करनी है, ये आपने समझनी है। चल देखें स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होगी। देखो बेटा, जब ह्यूमन मेल पोबर्टी की एज पर पहुंचता है, यानी 9 से 12 साल की उम्र पर जब वो पहुंचता है, तो उसके अंदर जो है बेटा जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो इतना बूस्टअप हो जाता है कि उसमें स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी आपको मैंने कहा कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, इसमें होती है माइटोसिस। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में माइटोसिस होती है और माइटोसिस होने के बाद ये बनाते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, और ये स्पर्मेटोगोनियम होते हैं डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है ना। ये मतलब डिफरेंशिएट का मतलब होता बिकम फंक्शनल, तो ये बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक हो गया। अच्छा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, मियोसिस 1 होती है। आप जानते हो कि मियोसिस 1 इज द रिडक्शन डिवीजन, इसमें रिडक्शन हो जाएगी। इसके अंदर ये डिप्लॉइड है, 2n लिखते हैं इसमें, ये क्या है? ये डिप्लॉइड है। यहां अभी तक 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन जब मियोसिस 1 हो जाएगी ये बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये तादाद में 1 था, ये तादाद में 2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 से 2 बनेंगे। लेकिन होगा ये हैप्लाइड, इस विल बी हैप्लाइड, ये हैप्लाइड है, ये डिप्लॉइड नहीं है। ये अब रिडक्शन हो चुका है, मियोसिस 1 से गुजर चुका है। तो ये याद रखना है, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुजरता है तो तब मियोसिस 1 होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। नंबर 2, इसी तरीके से यहां पर होगी बेटे मियोसिस 2, मियोसिस 2 होगी। आफ्टर मियोसिस 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटेड्स, स्पर्मेटेड्स बन जाएंगे और इनकी तादाद 4 हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी हैप्लाइड होंगे। अब अगला जो स्टेप है ना बेटा, इसने बनना है स्पर्मेटोजोआ, ये बनना है स्पर्मेटोजोआ बनना है, ठीक है ना। इस स्टेप को जो है बेटा, इस स्टेप को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना। ये बेसिकली एक मैच्योरेशन स्टेप है। स्पर्मियोजेनेसिस से मुराद माइटोसिस, मियोसिस नहीं है। स्पर्म का मतलब स्पर्म और मियोजेनेसिस का मतलब होता है टू बिकम मैच्योर, कि फाइनल साइज को वो पहुंच रहा है। असल में यहां पर ऐसे ऐसे स्पर्म होते हैं, ऐसे 4, लेकिन ये जो है बेटा जब इनके अंदर जो है वो टेल फॉर्मेशन होती है। और एक और बात आपको बता दूं, ये एपिडिडाइमस में होता है, ये वाला काम जो होता है ना, ये एपिडिडाइमस में होता है। स्पर्मियोजेनेसिस, मैच्योरेशन, टेल ऐड होती है यहां पर,
ठीक हो गया। ये सारे का सारा स्टेप जो है बेटा ये कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने का अमल है, लेकिन ये आखिरी स्टेप स्पर्मियोजेनेसिस, ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म दैट विल कॉल द स्पर्मेटोजेनेसिस, बट मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म दैट विल कॉल द स्पर्मियोजेनेसिस। ये बात आपने नहीं भूलनी, या बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। इस तरीके से जो है बेटा वो स्पर्म्स जो है वो बनते हैं। चल अब दोबारा उसी स्लाइड की तरफ जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा फंक्शन आपको क्लियर। अभी देखें, ये जो है बेटा इन्वॉल्व है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में। ये आपको फंक्शन याद है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। इसके अंदर सर्टोली सेल्स हैं जो कि नर्सिंग करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। वैजा अफ्रेंशिया जो है बेटा वो मैंने जैसे आपको बताया था कि ट्रांसफर करता है स्पर्म्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस जो है बेटा ये स्टोर करता है स्पर्म्स को, प्लस मैच्योरेशन करता है। अभी मैंने स्टेप बताया आपको, स्टोर करेगा और मैच्योर। एक दिन स्पर्म इसमें स्टोर होता है 24 आवर्स के लिए। जो स्पर्म जो है बेटा इनिशियल फॉर्म के अंदर जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन जाते हैं, वो एक दिन के लिए एपिडिडाइमस में गुजारते हैं। उस एक दिन के अंदर जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस होती है और उसकी टेल जो है वो ऐड होती है। तो क्योंकि वो पूरा एक दिन गुजारते तो ये स्टोरेज में भी आ जाता है। अब ये टेम्परेरी स्टोरेज है। परमानेंट जो स्टोरेज होती है वो होती है बेटा वैजा डिफरेंशिया में या वैज डेफरेंस के अंदर। इस ट्यूब के अंदर परमानेंट स्टोरेज होती है। स्पर्म्स यहां पर जो है बेटा वो परमानेंटली स्टोर होते हैं, मतलब जब तक स्टोर रहेंगे जब तक वो बॉडी से बाहर नहीं निकल जाते। जब वो बॉडी से जब भी उनको निकलना होगा तो ये वैस डेफरेंस से ही वो निकलेंगे। अब उसमें एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, जितने भी दिन लग सकते हैं उसमें लग जाए, वो उस वक्त तक वहां पर स्टोर रहेंगे। तो मेन स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज होती है बेटा वो वैस डेफरेंस के अंदर होती है। तो ये बात अब आपके जहन में आ जानी चाहिए। चले उसके बाद सेमिनल वेजिकल क्या करते हैं, इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है मैंने जस्ट, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ इनके नाम है। बताने को मैं एक लंबी डिटेल इसके बारे में आपको बता सकता हूं बेटा, बट उसका कोई फायदा नहीं है। हमने जैसे कि हमने डिसाइड किया था, हम सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। हमने सिर्फ उसी चीज को टारगेट करना है जिसने हमें यूएचएस एमडी कैट के अंदर बेनिफिट देना। तो इसलिए मैं लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधता, मैं सिर्फ टू दी पॉइंट आपको बात बताता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो सेमिनल वेजिकल, देखो बेटा ये जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म, इसमें खाली स्पर्म नहीं होता, इसमें ना बहुत सारा फ्लूइड होता है और ये दोनों आपस में मिलकर बन जाते हैं सेमन। ठीक है ना, सेमन बन जाता है। सेमिनल वेजिकल ये फ्लूइड ऐड करता है। तकरीबन 60% जो फ्लूइड होता है ना वो सेमिनल वेजिकल ऐड करते हैं। मतलब जब स्पर्म को बॉडी से बाहर एजैकुलेट होना होगा, देखें मैं बताता हूं आपको। देखें ये स्पर्म है ना, इसने अगर यहां से वैज डेफरेंस से जाना है ना, तो अब वो सेमिनल वेजिकल, ये देखें ना सेमिनल वेजिकल है, इसमें से गुजरेगा। तो सेमिनल वेजिकल जो है वो इस दौरान इसमें लिक्विड ऐड कर देगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा और देन ये जो है बेटा ये प्रोस्टेट से पास आउट होगा। अब जब ये प्रोस्टेट से गुजर रहा होता है तो अब यूरिनरी ट्रैक्ट यानी पेशाब की नाली और स्पर्म डक्ट ये कॉमन हो जाती है। मेल के अंदर ऐसा होता है। प्रोस्टेट ये लिक्विड ऐड कर देगा, ये लिक्विड इसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्रक्टोज होता है। ठीक है ना, और जो है बेटा इसकी प्रोटेक्शन भी करेगा और नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा। ठीक होगा ना, जब तक वो वैज डेफरेंस में था तब तक इसकी नरिशमेंट की जिम्मेदारी जो है बेटा वो सर्टोली सेल्स की थी। जब ये वैज डेफरेंस से क्रॉस करके अब एजैकुलेट होने जा रहा मीन अब इसने बॉडी से बाहर जाना है, तो अब एडिशनल न्यूट्रिटिव लिक्विड इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है और ये एडिशनल न्यूट्रिटिव लिक्विड जो है वो सेमिनल वेजिकल ऐड करता है। यानी अब ये बॉडी से जब बाहर जाएगा तो वहां पे भी इसको फूड की कमी नहीं होगी। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो असल काम है ना वो है पीएच एडजस्टमेंट। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन असल काम जो है ना वो है पीएच एडजस्टमेंट। पीएच एडजस्टमेंट करता है ये बात आपने याद है। और बल्बो यूरिथरल ग्लैंड का काम होता है कि बेटा ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती है, यूरिनोजेनिटल डक्ट जिसको आप बोल सकते हो, जिसमें यूरिन भी और जेनिटल सक्रीशन भी रिलीज होगी, सीमन रिलीज होता है। यूरिनोजेनिटल डक्ट की लुब्रिकेशन करना, इसकी पीएच भी एडजस्ट करता है ये, लेकिन इसका मेन काम लुब्रिकेशन करना है ताकि स्पर्म डक्ट के साथ स्टिक ना हो, चिपक ना जाए।
मूवमेंट में कोई रेजिस्टेंस पैदा ना हो, वो स्मूथली बॉडी से बाहर एजैकुलेट हो जाए, तो बेटा इसको जो है वो आप ये मेन काम इसका लुब्रिकेशन परफॉर्म करना है। ठीक हो गया बेटा। यहां पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये मुकम्मल हो गया है। इसके मैंने तमाम एरियाज जो हैं वो आपको बताए हैं। बस एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। वो क्या बेटा, आपको पता है कि इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं, मैंने जैसे कि बताया, वो टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है। टेस्टोस्टेरोन ही जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है ना, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है, ये स्टिमुलेट करता है। और ये सारा प्रोसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक हो गया। एक हार्मोन होता है, उसको कहते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है ना, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता है, इसलिए ये गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है ये। अच्छा, अब ये टेस्टोस्टेरोन बेटा मेल रिप्रोडक्टिव, मेल स्पर्म प्रोडक्शन के अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंट्रोल करता है। जैसे मेल में बियर्ड या मस्टैशिस का डेवलप होना, मेल की आवाज जो होती है वो भारी होती है, उसकी पिच कम होती है। हमारी जो लेरिंक्स की हड्डी जो होती है बेटा, उसको जो है ये बनाता है, बनाने में, उसको थिक करने में, मोटा करने में जो है वो इसका किरदार होता है। ब्लड प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली इसका रोल होता है। मेल में ब्लड ज्यादा होता है ना, तो इनडायरेक्टली रोल टेस्टोस्टेरोन का वहां पे भी है, क्योंकि ये बोन्स को जो है बेटा वो हार्ड बनाता है, तो इस तरह जो है ये हेल्प आउट कर रहा था। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इसका बहुत ज्यादा किरदार होता है। बेटे कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।